नमस्कार दोस्तों, एड्यू फैक्ट्स के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस समय हम उत्तर प्रदेश विशेष की कक्षाएं का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम उत्तर प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे हैं। अभी तक हम उत्तर प्रदेश के भूगोल में 2 कक्षाएं पूर्ण कर चुके हैं, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना और इसी में साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को किन भौगोलिक क्षेत्रों में किस तरह विभाजित किया गया उसका अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं। अब आज की जो हमारी कक्षा होने वाली है वह उत्तर प्रदेश की जलवायु, उसके क्लाइमेट को लेकर के होने वाली है। तो पहले हम इसको एक मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर लाइन बाय लाइन पीडीएफ से हम इसकी पूरी रीडिंग करके इसका अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे किस तरीके के कौन कौन से मौसम या फिर कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। सामान्यतः उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, एक ग्रीष्म ऋतु, एक वर्षा ऋतु और एक शीत ऋतु। इसको हम, ये तो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि आगे हम पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लेंगे। लेकिन अगर हम इसके फिलहाल हम जलवायु की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है किस प्रकार की है, वह उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी जलवायु है। इसी को हम समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण जलवायु भी कह सकते हैं। अब अब जलवायु का वर्गीकरण भी किया गया है। उत्तर प्रदेश में जलवायु को लेकर के वर्गीकरण किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार की विषमताएं पाई जाती हैं, भौगोलिक विषमताएं बहुत पाई जाती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अगर दक्षिणी हिस्से में जाएंगे वहाँ पे पठारी और पहाड़ी भूमि हमें देखने को मिलेगी। उसके अगर उत्तर के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ हमें तराई भूमि देखने को मिलेगी, जहाँ पे वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है। वहीं जहाँ पे अभी पठारी की बात करी हमने, वहाँ पे जो वर्षा की मात्रा है वह काफ़ी कम रहती है और तापमान भी उसका काफ़ी उच्च रहता है। क्यों? क्योंकि यह जो हमारी कर्क रेखा है वह उसके करीब पाया जाता है। जो पठारी भूमि है उत्तर प्रदेश की, वह कर्क रेखा के करीब पाई जाती है, इसलिए वहाँ का तापमान भी उच्च रहता है। वहीं जब मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में एंटर करता है, जो जून के लास्ट जून में जब एंटर करता है, तो वह पूर्वी तरफ से एंटर करता है। बंगाल की खाड़ी की शाखा की तरफ से पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ से ये एंटर करता है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे वहाँ पे जो वर्षा है वह अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है। और जैसे जैसे हम पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते जाते हैं तो वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है। तो इसी आधार पर, वर्षा के आधार पर ही जलवायु का जो वर्गीकरण किया गया है वो उत्तर प्रदेश में, उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो वैसे 2 प्रकार से जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया उत्तर प्रदेश में, वो 2 प्रकार से किया गया है। एक पहला कौन सा है? जो पहला प्रकार है वह है आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। और जो दूसरा प्रकार है वह कौन सा है? वह है साधारण। दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। ये 2 प्रकार के जलवायु के विभाजन किए गए हैं वर्षा के आधार पर। ये ध्यान रखिएगा, ये वर्षा के आधार पर जलवायु के क्षेत्रों का विभाजन किया गया है उत्तर प्रदेश में। हम जलवायु की बात कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। तो अब ये जो पहला भाग था, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, इसी को 2 उप विभाग में विभाजित किया गया है। एक कौन सा है? एक तराई क्षेत्र है, दूसरा कौन सा है? पूर्वी उत्तर प्रदेश है। तराई क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? हमारा जो ये वाला जो पोर्शन है वो सभी तराई क्षेत्र में आ जाएगा। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो ये वाला पोर्शन है, वह पूर्वी उत्तर प्रदेश में शामिल हो जाएगा। अब कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो प्रथम उपभाग है इसका, यानी कि जो हमने इसको पढ़ा अभी, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, इसका जो पहला उपभाग है तराई क्षेत्र, उसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? उसमें सहारनपुर आ जाएगा, उसके बाद बिजनौर आ जाएगा, बिजनौर के बाद उत्तरी मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, ये जितने भी तराई वाले क्षेत्र के जो इलाके हैं वो सभी जो हैं इसमें इसका जो उप विभाग था उसमें तराई क्षेत्र में सम्मिलित हो जाएंगे।
और यहाँ की वर्षा की बात करी जाए तो सामान्यतः यहाँ जो वर्षा होती है वह 120 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक हमें यहाँ वर्षा देखने को मिलती है। और यहाँ जो तापमान है वह जनवरी में औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड और जुलाई में 30 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। इसी का जो आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र था, इसी का जो दूसरा उप विभाग है उसमें जो वर्षा देखने को मिलती है, अर्थात जिसकी बात हो रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, यहाँ पे भी वर्षा ठीक ठाक देखने को मिलती है। यहाँ पे 100 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा हमको देखने को मिलती है। इसके बाद ये तो हमने देख लिया आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र का। जब हम दूसरा बात करेंगे साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, जो साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र है, साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र है, इसको भी जैसे ऊपर वाले को हमने दो भागों में विभाजित किया था, वैसे ही साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र को इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसके 3 उपभाग हैं। कौन कौन से हैं? एक हमारा मध्यवर्ती का हमको मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेगा, दूसरा हमको पश्चिमी का मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेगा, तीसरा हमको जो बुंदेलखंड का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है ये देखने को मिलेगा। तो हमने पहले देखा जो आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र था, जो आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र था उसमें हमने देखा 2 उपविभाग थे। कौन कौन से? एक ऊपर का हमारा जो तराई क्षेत्र था वो था, दूसरा हमारा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था वो था। अब साधारण की जब बात करी जाए, साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, तो इसमें 3 उपविभाग हैं। कौन कौन से? एक मध्य का मैदान है, एक पश्चिम का मैदान है और तीसरा दक्षिण का पठारी और पहाड़ी क्षेत्र है। इस तरीके से जो है इनका विभाजन किया गया है। अब हम देख लेंगे कौन कौन से पार्ट जो हैं किसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे कि पहले अगर बात करें जो पहला उपविभाग है किसका? साधारण क्षेत्र का। साधारण क्षेत्र का जो उपविभाग है पहला कौन सा? मध्यवर्ती मैदान। इस पे कौन से जिले आ जाएंगे? इसमें हमारा प्रयागराज आएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर आ जाएगा, रायबरेली आ जाएगा, सुल्तानपुर आ जाएगा, और कौन सा आएगा? कानपुर, फर्रुखाबाद, और दक्षिणी शाहजहाँपुर इसका क्षेत्र आ जाएगा। और इस तरीके जो मध्य के जितने भी क्षेत्र हैं वो सभी इसमें मध्य के क्षेत्र सम्मिलित हो जाएंगे। और उसके बाद ही जब हम अगली बात करेंगे पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? पश्चिमी वाले में आपका आगरा आ जाएगा, मैनपुरी आ जाएगा, इटावा आ जाएगा, मथुरा, एटा, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, यानी कि ये जो क्षेत्र हैं, इसमें जो ये इधर वाले जो क्षेत्र हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले, वो सभी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। और जो तीसरा हमारा क्षेत्र था यानी बुंदेलखंड का पठारी और पहाड़ी क्षेत्र, इसमें तो हम जानते ही हैं कौन से क्षेत्र आएंगे? ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, दक्षिणी इटावा क्षेत्र आ जाएगा और दक्षिण का प्रयागराज क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित रूप से शामिल हो जाएगा। अब इसी में अलग अलग वर्षा पाई जाती है क्योंकि उसी आधार पर जो है हम इसका विभाजन कर रहे हैं। तो जो मध्य का जो मध्य मैदान था वहाँ पे वर्षा कितनी पाई जाएगी? यहाँ पे जो एरिया में जो वर्षा पाई जाएगी वो करीब 80 से 100 पाई जाएगी। जो हमने तराई में देखा वहाँ कितनी पाई गई? वहाँ 100 से 120 पाई गई, 100 से 120 पाई गई। यहाँ जो हमने पूर्वी साइड देखा वहाँ पे कितनी पाई गई? यहाँ पाई गई 120 से 150 पाई गई। जो यहाँ पाई गई वह 100 से 120 पाई गई। जो मध्य का क्षेत्र आएगा वहाँ पे करीब 80 से 100 के बीच पाई जाएगी। और वहीं जब पश्चिमी क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पे हमें 65 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलेगी और पठारी क्षेत्र में इससे भी कम वर्षा हमको देखने को मिलेगी। और तापमान भी यहाँ पे हमें अधिक देखने को मिलेगा। तो इस आधार पे जो है उत्तर प्रदेश में जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। अब हम एक काम करते हैं, इसको क्रम के अनुसार पढ़ लेते हैं पीडीएफ से। इसमें सबसे पहले हम जलवायु में हम ऋतुएं पढ़ेंगे, कौन कौन सी ऋतुएं हैं, उसमें कितना तापमान रहता है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें वर्षा के आधार पर किस तरीके से विभाजन किया गया है। तो हमने देखा कि हम जलवायु में भौगोलिक विषमताओं के कारण जो है उत्तर प्रदेश में जो है जलवायु संबंधी काफ़ी विषमताएं पाई जाती हैं और विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसमें सामान्य रूप से जो प्रदेश की जलवायु है वह कैसी है? उष्णकटिबंधीय व मानसूनी जलवायु है। और यहाँ पे 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी है?
एक ग्रीष्म ऋतु है, एक शीत ऋतु है, तीसरी वर्षा ऋतु है। जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु में देखें तो सूर्य के कर्क रेखा की ओर बढ़ने के साथ ही जो प्रदेश का तापमान है वहाँ पे वृद्धि होना शुरू हो जाती है और जून माह में यह अपने उच्चतर बिंदु पर पहुंच जाता है। और इस समय सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधे चमकता है जून के माह में। इस समय जो तापमान है वह कितना होता है? अधिकतम 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड औसतन तापमान हमको देखने को मिलता है और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। और वहीं सबसे इम्पोर्टेंट इनका तापांतर कितना रहता है? 14, यानी कि 39 से अगर हम 23 को माइनस कर देंगे तो 14, यानी कि तापांतर जो रहता है औसतन वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रीष्म ऋतु में रहता है। और ये इस ऋतु के नज़दीक होने के कारण प्रयागराज, कानपुर, फतेहपुर, आगरा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर और जितने भी बुंदेलखंडीय नगर हैं वहाँ का तापमान उच्च पहुँच जाता है, करीब 40 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इस ऋतु में विशेषकर मई जून महीने में पश्चिमी हवाएं तीव्र हो जाती हैं और इनको लू कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकल जो लैंग्वेज में यानी क्षेत्रीय भाषा में जो है जो पश्चिमी हवाएं आती हैं, गर्म झुलसती हुई जो पश्चिमी हवाएं आती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है यूपी में? तो इन्हें लू कहा जाता है, जो अत्यंत गर्म और शुष्क होती हैं। या कभी कभी इन शुष्क हवाओं के साथ जो है समुद्र की जो हवाएं मिल जाती हैं तो इनका परिणाम स्वरूप इनकी जो गति है वह बहुत ज़्यादा 100 से करीब 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलने लगती हैं। यद्यपि इस ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी यहाँ 10 से 25 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को हमें मिलती है। अब सबसे अधिक जो गर्मी रहती है वो कहाँ पे? आगरा व झांसी में रहती है। आगरा जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और झांसी जो कि हमारा दक्षिणी बुंदेलखंडी क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पे सबसे अधिक गर्मी देखने को मिलती है और सबसे कम गर्मी बरेली में देखने को मिलती है। ये प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं। आगे हम दूसरी ऋतु की बात करेंगे तो वर्षा ऋतु। जब हम मानसून देखते हैं, जो भारत में जो मानसून जब प्रवेश करता है तो दो शाखाओं से प्रवेश करता है, एक अरब की खाड़ी की शाखा अरेबियन सी से और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा से, यानी अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो मानसून एंटर करता है, प्रवेश करता है, वह बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से पूर्वी हिस्से से प्रवेश करता हुआ पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है। इसलिए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है और जैसे वह बढ़ता हुआ पश्चिमी ओर बढ़ता है, पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है तो वहाँ वर्षा की मात्रा भी कम हो जाती है। और यही पूरब से आ रहा हुआ मानसून जब जाकर के ऊपर पहाड़ों पे टकराता है, शिवालिक की पहाड़ियों पे टकराता है, तो वहाँ से लौट कर जो आता है तो लौट कर भी वह बारिश करता है तराई क्षेत्रों में। इसलिए तराई क्षेत्र है वहाँ पे नमी भी बरकरार रहती है और जो काफ़ी वर्षा वाला क्षेत्र वहाँ पाया जाता है। तो वर्षा ऋतु की अगर बात करें तो वही यहाँ पे लिखा है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, जो जून के 33 यानी कि जून के अंतिम समय में, जून माह के अंतिम दिनों में प्रवेश करता है, प्रदेश में प्रवेश करता है, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी सिरे से प्रवेश करता है और आगे बढ़ता है। इस मानसून का कुछ भाग जो है वो वर्षा के कारण सीधे पश्चिम में निकल जाता है, लेकिन कुछ भाग उत्तर की ओर बढ़ता है और हिमालय से टकराकर पुनः वापस आता है। और ये लौट कर जो वापस आता है इससे पुनः इन इलाकों में फिर से बारिश होती है। पश्चिमी मानसून से कुछ वर्षा प्रदेश के पठारी और पश्चिमी प्रदेश में भी हमें देखने को मिलती है। प्रदेश के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि गोरखपुर क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वहाँ वर्षा 180 से करीब 200 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलती है। यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ देखने को मिलती है? हमें गोरखपुर क्षेत्र में देखने को मिलती है। वहीं सबसे कम अगर बात करें, सबसे कम कहाँ देखने को मिलती है? तो मथुरा में करीब 55 सेंटीमीटर के आसपास हमको वर्षा देखने को मिलती है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में जो औसत वर्षा है वह कितनी है? 112 सेंटीमीटर। मध्यवर्ती क्षेत्र में कितनी है? 94 सेंटीमीटर। और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में कितनी है? 84 सेंटीमीटर पाई जाती है। और जहाँ दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में बात करें तो वहाँ 91 सेंटीमीटर। यानी याद रखिएगा, जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे 112 सेंटीमीटर पाई गई, मध्य में 94 सेंटीमीटर, पश्चिम में 84 सेंटीमीटर और पठारी क्षेत्रों में 91 सेंटीमीटर वर्षा वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और जैसे जैसे एक याद करने की बात है, जैसे जैसे हम हिमालय से दूर होते जाते हैं और साथ ही साथ हम जब पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं, हिमालय से दूर यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहे हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहे हैं, तो वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, ऐसी ही वर्षा अवधि में भी कमी होती है और साथ साथ वर्षा की मात्रा में तो कमी होती है,
साथ में वर्षा की अवधि में, वर्षा की अवधि का मतलब है कि कितने दिनों तक वहाँ पे वर्षा हो रही है, उसमें भी कमी देखने को मिलती है। जैसे गोरखपुर में हमें 56 दिन, ओवरऑल मानसून में हमें 56 दिन तक वर्षा देखने को मिलती है। वहीं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे हमको सामान्यतः 32 दिन तक ही वर्षा देखने को मिलती है। इस तरीके से वर्षा की मात्रा के साथ साथ वर्षा की अवधि में भी हमें कमी देखने को मिल रही है, जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ में उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे हिमालय से दूर होते जा रहे हैं। प्रदेश में संपूर्ण वर्षा का लगभग 83% वर्षा इसी ऋतु में अर्थात जुलाई से सितंबर तक में हमें देखने को मिलती है, और शेष वर्षा हमें जाड़े में और गर्मियों में, यानी 17% वर्षा हमें जाड़े में और गर्मियों में देखने को मिलती है। इसी समय इस ऋतु में, यानी कि वर्षा ऋतु में जो तापमान है वह कैसा है, 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक उच्चतम तापमान देखने को मिलता है, और वही न्यूनतम 25 डिग्री सेंटीग्रेड से न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा औसत तापमान अगर देखा जाए ये कुछ तो 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये कुछ औसत तापमान देखा जाए तो करीब 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापांतर होगा। सॉरी, ये थोड़ा गलत लिखा है मेरे ख्याल, यहाँ पे तापमान ना होकर के तापांतर होगा। जो तापांतर है वह 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को हमको मिलता है। अब हम बात करेंगे शीत ऋतु की। शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान काफ़ी अंतर रहता है, क्योंकि पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे औसतन तापमान है 28 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान कितना है 13 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं मैदानी क्षेत्रों में 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। ये शीत ऋतु में तापमान हमने देखा। वहीं प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान जो है दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है, क्योंकि दक्षिण जो है बुंदेलखंडी क्षेत्र है, और चूंकि वो इक्वेटर के करीब देखा जाए तो वैसे वो इक्वेटर के करीब है, इसलिए वहाँ पे तापमान सामान्यतः उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के देखा जाए तो वहाँ पे ज़्यादा ही देखा जाएगा। इसलिए जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं तो अब तापमान में कमी आती जाती है। और वहीं उत्तरी पश्चिमी जिलों में शीत ऋतु में औसत तापमान अन्य सभी क्षेत्रों में सबसे कम लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें देखने को मिलता है। अब जो वर्षा की बात हो रही थी, तो शीतकाल में जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवात है उस, और वो जो पाकिस्तान के रास्ते हुए भारत में प्रवेश करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा हो जाती है। जो अभी हमने पीछे देखा कि 83 सेंटीमीटर तक की जो वर्षा थी, 83% जो वर्षा थी वह हमें ये जून से सितंबर तक के माह में देखने को मिलती है। जुलाई से सितंबर तक के माह में देखने को मिलती है, और जो 17% जो बारिश है वह हमको शीत ऋतु में या फिर ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलती है। और शीत ऋतु में जो बारिश देखने को मिलती है वह जो भूमध्य सागरीय जो उधर की तरफ से जो हवाएं आती हैं, चक्रवात आते हैं, उसके साथ ही साथ ये पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ हमें वर्षा देखने को मिलती है, जो कि रबी की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। जो इन चक्रवातों से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 7 सेंटीमीटर तथा पठारी क्षेत्रों में भी 5 से 7.5 सेंटीमीटर तक वर्षा हमें देखने को मिलती है, और जिस कारण तराई क्षेत्रों में भी कभी कभी सूर्य देखने को भी नहीं मिलता है। इस तरीके की स्थिति हमें हो जाती है। अब आगे जो हमने पहले शुरुआत में पढ़ा था कि वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया गया था, जिसमें हमने देखा था कि दो प्रकार से जो है जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण किया गया है। एक आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, दूसरा साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। दोनों में क्या अंतर है वह भी हम देख चुके हैं, इसको और एक बार डिटेल से पढ़ लेते हैं। इस जो पहला जो पार्ट है आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, इसको दो उपभागों में विभाजित किया गया, एक तराई क्षेत्र, दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश। जो तराई क्षेत्र है उसमें कौन कौन से जिले आ जाते हैं, हमने देखा था सहारनपुर, बिजनौर, उत्तरी मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये सभी क्षेत्र जो है वो तराई क्षेत्रों में सम्मिलित हो जाते हैं। और जहाँ पे जो वर्षा है वह करीब 120 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा पाई जाती है, और जो तापमान है वह 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है जनवरी में और 30 डिग्री सेंटीग्रेड जुलाई में तापमान इसका रहता है। वहीं का जो दूसरा उपभाग है, पहला हमने देख लिया तराई क्षेत्र, दूसरा जो उपभाग था वह कौन सा था, पूर्वी उत्तर प्रदेश। वहाँ पे जो वर्षा होती है वह करीब 100 से 120 तक हमको वर्षा देखने को मिलती है, और साथ ही साथ यहाँ पे इस विभाग में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने पर वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। उत्तर प्रदेश में हम अगर पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे तो वर्षा की मात्रा में कमी होती हुई हमें देखने को मिलेगी।
अब दूसरा जो पार्ट था, पहला हमने देख लिया कि आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। अब जो दूसरा पार्ट है वह कौन सा है, साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। इसको भी 3 उप विभाग में विभाजित किया गया है। एक मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, दूसरा पर्वतीय मैदानी क्षेत्र और तीसरा बुंदेलखंड का पहाड़ी पठारी क्षेत्र। यानी कि पहले हम वर्षा के आधार पर फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश को जो है हमने पहले 2 उपभागों में विभाजित किया था। एक था आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, दूसरा साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। अब इसको 2 उप विभाग में विभाजित किया गया है और इसको 3 उप विभागों में विभाजित किया गया है। इसके 2 कौन कौन से हैं, एक तराई का है क्षेत्र, दूसरा कौन सा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। वहीं इसके 3 कौन से हैं, एक आ जाएगा मध्य मैदानी भाग, दूसरा आ जाएगा पश्चिम का मैदानी भाग उत्तर प्रदेश का, और तीसरा जो आ जाएगा बुंदेलखंड का पठारी भाग। तो इसको 2 उपविभागों में और इसको 3 उपविभागों में विभाजित किया गया है। इसके 2 विभाग हमने पढ़ लिए, इसका तीसरा जो है वो पढ़ रहे हैं। तो इसके जो 3 उपविभाग हैं, एक मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, एक पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और तीसरा बुंदेलखंड का पहाड़ी पठारी क्षेत्र। अब इनके 3 विभागों में पहला जो है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित हो जाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश का हम मैप देखेंगे तो उसमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, फर्रुखाबाद और दक्षिणी शाहजहांपुर का क्षेत्र सम्मिलित हो जाएगा। यहाँ वर्षा कितनी है, 80 से 100 सेंटीमीटर। वहीं ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान जो है उच्च तापमान, और शीत ऋतु में यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री। यहाँ का उच्च तापमान जो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है, यहाँ का जो तापमान है वह उच्च रहता है, और जो शीत ऋतु है वहाँ पे इसका तापमान 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में जो वर्षा की मात्रा है वह पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये तो हमने पूरे उत्तर प्रदेश में ही देखा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो वर्षा की मात्रा है वह घटती जाती है। साथ ही साथ मात्रा के साथ साथ जो वर्षा की अवधि है, जितने दिन तक वर्षा होगी उसकी अवधि भी घटती जाती है। पहला था मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, वो हमने देख लिया। अब कौन सा है इसके बाद, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इसमें कौन से जिले आते हैं, आगरा, मैनपुरी, मथुरा, एटा, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, दक्षिणी सहारनपुर आदि जिले सम्मिलित होते हैं। यहाँ पे औसत वर्षा कितनी है, 65 से 80 सेंटीमीटर तक यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। और यहाँ शीत ऋतु में जो तापमान है वह 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। और वही बात कि पश्चिम की ओर बढ़ने पर मात्रा घटती जाती है। तीसरा पार्ट कौन सा आ जाएगा, बुंदेलखंड का पहाड़ी पठारी क्षेत्र। इसमें कौन से जिले आते हैं, ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, दक्षिणी इटावा और दक्षिणी प्रयागराज का दक्षिणी हिस्सा, ये जिले इसमें सम्मिलित है। यहाँ पे वर्षा की मात्रा कितनी है, 80 से 100 सेंटीमीटर तक हमको देखने को मिलती है। और तापमान की बात करें तो 18 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान शीतकाल में और 40 से 45 डिग्री तक ग्रीष्मकाल में यहाँ का तापमान देखने को मिलता है। और जो एक रिकॉर्ड टेम्परेचर किया गया है वह 10 जून 2019 को बांदा का किया गया है, 49.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और इस क्षेत्र में भी पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो हमने इस तरह से जो है उत्तर प्रदेश की जलवायु का विभाजन देख लिया। साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश में जो 3 ऋतुएं होती हैं वहाँ पे तापांतर कितना रहता है और कौन से क्षेत्र उसमें सम्मिलित हैं, इसको भी हमने समझ लिया। तो जो वर्षा के आधार पर जो जलवायु का वर्गीकरण था उसको भी हमने देख लिया, जिसमें हमने देखा कि जो हमारा जो तराई का क्षेत्र था, सबसे पहला जो तराई का क्षेत्र था वहाँ पे जो वर्षा की मात्रा थी वो करीब 120 से 150 सेंटीमीटर तक थी। वहीं जो इसका जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा था वहाँ पे जो वर्षा की मात्रा थी वह 100 से 120 सेंटीमीटर तक थी। जो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र था वहाँ पे वर्षा की मात्रा 80 से 100 सेंटीमीटर तक थी। जो पश्चिमी क्षेत्र था वहाँ पे 65 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा देखने को मिलती है। और जो बुंदेलखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे 80 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा हमको देखने को मिल जाती है। तो वर्षा के आधार पर यह जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। तो इस आधार पर हमारी जो उत्तर प्रदेश का जो भूगोल है वह खत्म हो गया है, लेकिन हमारी एक क्लास और होगी जो एक पॉलिटिकल क्लास होगी, जिसमें हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं, हम जितने भी ये ज़िले देखते हैं वह कौन से किस राज्य के साथ लगे हुए हैं,
किस यूनियन टेरिटरी के साथ दिल्ली से कौन सा ज़िला लगा हुआ है, ऊपर जो हमारा नेपाल है उससे कौन सा ज़िला लगा हुआ है, तो कौन से जो ज़िले हैं किसके साथ, किस राज्य के साथ कौन कौन से ज़िले की रेखा स्पर्श करती है, ये हम एक अगला पार्ट देखेंगे, वो भी उत्तर प्रदेश के ज्योग्राफी का ही हिस्सा होगा। तो आज के लिए इतनी ही क्लास। धन्यवाद।